मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम मध्यमान विचलन या जिसे आप एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन के बारे में अध्ययन किया था, उसको देखा था कि उसकी गणना कैसे करते हैं और चतुर्थक विचलन क्या होता है। तो अब तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है मध्यमान विचलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इससे पहले कि दो जो विचलन निकालने के मेथड हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, तो उन दोनों से ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा सही है। मतलब इसकी जो सार्थकता है वो रेंज और चतुर्थक विचलन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि रेंज में आपने देखा था कि रेंज में क्या करते थे हम, अगर कोई भी प्राप्तांक दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इतने प्राप्तांक दिए गए हैं, ये इतने प्राप्तांक हैं, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में करके इधर लिख दिया गया है, तो अब इतने प्राप्तांक दिए गए हैं। तो जब हम रेंज निकालते थे तो रेंज में क्या करते थे, रेंज का जो फॉर्मूला होता है प्रसार का, वो होता है हाईएस्ट स्कोर, आपका हाईएस्ट स्कोर हो जाता है और हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1 कर देते हैं। तो इसमें दो ही संख्याओं की जरूरत पड़ती है, या दो ही संख्याएं सिर्फ यूज में आती हैं, एक तो हाईएस्ट हो गया ये, एक लोएस्ट हो गया। इसी के साथ साथ अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, चतुर्थक विचलन की बात करें, तो चतुर्थक विचलन में भी सभी संख्याएं नहीं आती हैं। आपने लास्ट वीडियो में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे करते हैं उसमें देखा ही होगा कि चतुर्थक विचलन में हम Q1, जो आपका Q1 आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है उसको देखते हैं, और Q3 उसको देखते हैं। तो उसमें भी सिर्फ दो ही संख्याएं, कोई भी दो संख्या आ जाती है। कहाँ पर? चतुर्थक विचलन में कोई भी दो संख्याओं का ही यूज होता है। लेकिन जो आपका मध्यमान विचलन है, जो आपका ये मध्यमान विचलन है, मध्यमान विचलन में जितनी संख्याएं हैं उन सभी का इस्तेमाल होता है, उन सभी का यूज करके तब हम मध्यमान विचलन की गणना करते हैं। तो इसीलिए इसकी सार्थकता रेंज और चतुर्थक विचलन से अधिक मानी जाती है। यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि मध्यमान विचलन की गणना में एक अंक वितरण के समस्त अंकों के आधार पर विचलन की गणना की जाती है। मतलब ये मान लीजिए कि अंकों का वितरण किया गया, उनको वितरित कर दिया गया, ये इतने अंक वितरित हैं। अब मध्यमान विचलन की गणना करने के लिए इन समस्त अंकों का, इस वितरण में जितने, इस ग्रुप में जितने अंक हैं उन सभी अंकों का यूज करके तब हम मध्यमान विचलन की गणना करते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लें, क्योंकि कई बार जब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्यमान विचलन क्या है, बस उसकी डेफिनेशन बताएं। तो इसमें देखें बताया जा रहा है कि मध्यमान विचलन किसी एक अंक वितरण के उन निरपेक्ष विचलनों, एब्सोल्यूट डेविएशन का अंकगणितीय मध्यमान है जिसकी गणना उस अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है। इसको तो समझें थोड़ा सा, क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्यमान विचलन किसी एक अंक वितरण, जैसे अंकों का वितरण है, किसी एक अंक वितरण के निरपेक्ष विचलनों, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ये अंकों का वितरण है, तो इन अंकों का अगर हम मध्यमान निकालें तो उस मध्यमान का फिर हम एक एक अंक से विचलन देखेंगे। अभी आगे हम करके देखेंगे उसको। यहाँ पर कि जितने अंक दिए गए हैं इन सबका पहले हमने मध्यमान निकाल दिया। अब वो जो मध्यमान आया उससे हम एक एक अंक का, इसका विचलन देखेंगे कि जो मध्यमान आया उससे ये सभी संख्याएं कितनी विचलित हैं, मतलब कितनी दूरी पर हैं, कितना फैलाव है उनके बीच में, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि मध्यमान विचलन किसी एक अंक वितरण के उन निरपेक्ष विचलनों का एक अंकगणितीय मध्यमान है
जिसकी गणना उस अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है। कैसे की जाती है वो अभी हम आगे देखेंगे, आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है MD इक्वल टू MD यानी M से आपका हो गया मीन और D से डेविएशन, मीन डेविएशन या मध्यमान विचलन। इसका फॉर्मूला है आपका, इससे तो आप परिचित ही हैं, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं हम। ये जो निशान है ये सिग्मा का निशान है। आपके लिए ये निशान नया है, ये जो D के दोनों तरफ ये निशान है ये नया है। इसको हम कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। तो क्या हो गया, सिग्मा मोड D। फिर से देखिएगा, ये आपका सिग्मा है और ये जो निशान है इसके दोनों तरफ, ये और ये जो निशान है इसको हम मोड कहते हैं, मोड। और ये जिसके दोनों तरफ लगा रहता है उसको हम मोड करके फिर आगे जो लेटर है उससे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये D के दोनों तरफ लगा है तो हम क्या कहेंगे, मोड D, मोड D हो जाएगा ये। इसी तरीके से अगर पूरे को देखें तो हो गया सिग्मा मोड D बटे N। ये आपका मध्यमान का सबसे छोटा फॉर्मूला है, लघु फॉर्मूला कह सकते हैं। ये उसके लिए है कि जब आपका जो प्राप्तांक हो वो बहुत थोड़े से हों और क्लास इंटरवल में ना दिए गए हों, अव्यवस्थित हों। जैसे यहाँ पर ये अव्यवस्थित है, ग्रुप में नहीं है, क्लास इंटरवल में नहीं है। तो इस तरीके का जब सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये यहाँ पर सिग्मा मोड D बटे N का जो ये फॉर्मूला है इसको यूज करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपको और ध्यान देने वाली है कि मोड जब लग जाता है, जब मोड लग जाता है तो मोड लगने के बाद हम प्लस और माइनस के जो निशान हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। मतलब प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, जब पहले आप मीन निकालते थे तो मीन निकालने के लिए जब यहाँ पर प्लस, ये माइनस और ये प्लस अलग अलग आ जाता था तो आप क्या करते थे, आप उसको घटा देते थे। जैसे इसको टोटल करके देखें तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आया आपका -6 और ये टोटल आया आपका +6। तो आप जब पहले मीन निकालते थे, आपने लघु विधि में जब निकाला होगा तो आपने क्या किया होगा, इन दोनों को घटा दिया होगा और यहाँ पर 0 लिखा होगा। लेकिन जब मोड लगा रहता है तो मोड में हम ये प्लस और माइनस के जो निशान हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। प्लस और माइनस ये दोनों निशान इग्नोर कर देते हैं। मतलब निशान, अब ये मत समझिएगा कि आपको निशान लगाना ही नहीं है, निशान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब क्या करेंगे कि तब इन निशानों को इग्नोर कर देंगे। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मोड D बटे N। अब इसके लिए सबसे पहले आप इसका मध्यमान निकाल लेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर वैसे हम देखें तो मध्यमान का फॉर्मूला क्या है, सिंपल वाला, सिग्मा x बटे n। सिग्मा x बटे n ये फॉर्मूला है मध्यमान का। यहाँ पर देख लें इस तरीके से, सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x कितना है, ये x है, इनको हम पूरा जोड़ लेंगे तो हमें सिग्मा x पता चल जाएगा। सिग्मा x है हमारा 40। n कितना है, इनको गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n टोटल आपका है 8। अब मध्यमान का फॉर्मूला आपको पता ही है, m बराबर क्या होता है, सिग्मा x बटे n। तो कितना हो जाएगा, 40 बटे 8। अब इसको निकालेंगे तो आपका कितना आ गया, मध्यमान आपका आ गया 5। ठीक, मध्यमान आपका 5 आ गया। अब वही चीज अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मध्यमान विचलन में कहा क्या जा रहा था। एक बार ऊपर चलें, अब
उसके बाद देखें, यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि मध्यमान विचलन किसी एक अंकगणितीय वितरण के उन निरपेक्ष विचलनों का अंकगणितीय मध्यमान है जिसकी गणना उस अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है। यहाँ पर यह लाइन ध्यान दीजिएगा आप, ये जो लाइन है कि जिसकी गणना अंक वितरण के मध्यमान से की जाती है। अब ये अंक वितरण था, अंक वितरण का हमने मध्यमान निकाल लिया, मध्यमान आपका निकल के आ गया कितना, 5। अब इस मध्यमान से हम इसकी गणना करेंगे, तो उसके लिए क्या करना रहता है हमें, उसके लिए हम जितने भी स्कोर हैं, जितने आपके स्कोर हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी स्कोर में से हम मध्यमान से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर इन सभी स्कोर में से मध्यमान को घटाया जाएगा, तो जिससे 2 को घटाया गया तो 2 तो 5 में से जाएगा नहीं, जाएगा तो माइनस का निशान आएगा, तो कितना आ गया, -3 आ गया। यहाँ 3 को 5 में से घटाया गया तो -2 आ गया, फिर 4 को 5 में से घटाया गया तो -1 आ गया। इसी तरीके से 5 को 5 में से घटाया गया तो 0 आ गया, फिर यहाँ पे भी 5 है तो ये भी 0 आ गया, फिर यहाँ 6 है तो ये +1 हो गया, फिर ये +2 हो गया 7 है, +3 हो गया 8 है। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, विचलन निकाल लिया, ये डी निकाल लिया कि जो, यही तो हमें देखना था विचलित कितना है। तो आपने देखा कि जो स्कोर दिए गए हैं ये मध्यमान से कितना विचलित है, मध्यमान आपका 5 था और ये स्कोर कितना विचलित है, तो पहला स्कोर 3 विचलित है लेकिन ऋणात्मक, दूसरा स्कोर 2 लेकिन ऋणात्मक, तीसरा स्कोर 1 लेकिन ऋणात्मक में विचलित है। इसी तरीके से आगे देखें तो ये सब पॉजिटिव में, ये भी विचलित हैं, ये भी इससे दूर हैं। जो आपका मध्यमान है, मध्यमान से ये संख्याएं भी दूरी पर हैं, लेकिन ये धनात्मक दूरी पर हैं और ये ऊपर की संख्याएं ये ऋणात्मक दूरी पर हैं, और इन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जैसा कि आपने देखा था ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि जब हम मोड की गणना करते हैं, जब मोड लगा होता है तो हम प्लस और माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो प्लस और माइनस इग्नोर कर दिए, और यहाँ पे साइन किसका है, सिग्मा, तो सिग्मा तो जोड़ का निशान है, सिग्मा योग का निशान होता है ना। तो अब क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ लेंगे, ये इनके इसको हटा के, निशान को हटा के हमने जोड़ लिया, तो ये ऊपर का कितना था, 6 था, नीचे का कितना था, ये भी 6 था, इनको जोड़ा गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो सिग्मा मोड डी आपको मिल गया 12। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला देखें, ये ऊपर md का फॉर्मूला है सिग्मा मोड डी बटे n। तो सिग्मा मोड डी हमें मिल गया 12, n हमें पहले से पता है कितना है, 8 है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में रखें तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/8। अब इसको काट दें हम, तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, कितना आ गया, 3/2 आया। अब 3/2 को फिर से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपका, इसको हम अगर दशमलव में बदलें, इसको दशमलव में बदलते हैं तो क्या करेंगे, इसको एक बार ले गए, यहाँ पर 2 हो गया, फिर एक नीचे आ गया, फिर ऊपर दशमलव लगा दिया हमने और 0 बढ़ा लिया, तो 2 पंचे 10, ये आ गया 1.5 आपका क्या आ गया, आपका md निकल के आ गया, मध्यमान विचलन निकल के आ गया 1.5। समझ में आ गया कैसे निकला है। आपने पहले क्या किया, पहले आपने जितने स्कोर दिए गए हैं उसका आपने मध्यमान निकाला, उन मध्यमान को निकालने के बाद आपने क्या किया कि जितना मध्यमान आया उससे सभी जितने भी प्राप्तांक हैं, जितने भी स्कोर हैं, उनका विचलन देखा कि कितने विचलित हैं, कितनी दूरी पर हैं, और जो दूरी है वो प्लस में है या माइनस में है, वो सब आपने इधर निकाल लिया। फिर आपने सिग्मा मोड डी निकाला। सिग्मा मोड डी निकालते टाइम आपने प्लस और माइनस दोनों निशानों को छोड़ दिया
और सबको जोड़ लिया एक साथ, तो ये निकल के आ गया। अब सिग्मा मोड डी जितना आया उसको आपने n से डिवाइड कर दिया। n से डिवाइड करने के बाद आपका मध्यमान निकल कर आ गया 1.5, मध्यमान विचलन 1.5 आ गया। तो इस तरीके से अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद अगर क्लास इंटरवल में दिया हो डाटा तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसका वीडियो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसकी मध्यमान विचलन के क्या गुण होते हैं और इसके क्या दोष हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है कि मध्यमान विचलन के गुण बताएं या मध्यमान विचलन की परिभाषा और उसके दोष बताएं। तो पहले आज की वीडियो में हम ये देख लेते हैं और आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास इंटरवल में जब डाटा दिया हो तब मध्यमान विचलन कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो गुण की बात करें तो इसमें पहला गुण बताया जा रहा है कि मध्यमान विचलन द्वारा एक वितरण में अंतर्निहित अंकों की विभिन्न श्रेणियों का ज्ञान उपलब्ध होता है। जैसे कि आपने अभी ऊपर ही देखा कि जितने भी अंक थे, मतलब जितने अंक दिए गए थे सभी तो यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ पर देखें, इन सभी का हमने विचलन निकाला और इसीलिए इसको प्रसार यानी रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो एक विशेषता या एक गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या है कि मध्यमान विचलन की गणना में सभी अंकों का प्रभाव पड़ता है, अतएव इसका स्वरूप अपने आवर्त वितरण या अंक वितरण का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि इसमें जितने भी संख्याएं हैं, मतलब ये जो मीन डेविएशन निकल कर आएगा, मध्यमान विचलन निकल कर आएगा, तो वो मध्यमान विचलन जितनी संख्याएं हैं, जितने स्कोर दिए गए हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं सम्मिलित हैं तो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा विशेषता क्या है कि इसके अर्थ व उपयोग को सामान्य व्यक्ति भी सरलतापूर्वक समझ सकता है। चौथा गुण क्या है कि यह अपने अंक वितरण के सीमांत अंकों से कम प्रभावित होता है। इसके बाद इसके दोष की बात करें मध्यमान विचलन के, तो मध्यमान विचलन के दोष में सबसे पहला दोष ये बताया जा रहा है कि यह एक अनिश्चित माप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कहता है, प्लस और माइनस को जो इग्नोर कर दिया जाता है, जोड़ने के टाइम प्लस और माइनस को जो इग्नोर कर दिया जाता है, उस दृष्टिकोण से मतलब इसकी गणना को गणितीय दृष्टिकोण से उतना उचित नहीं माना गया है। दूसरा जो इसका कमी है वो ये है कि इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य विचलनों के माप में कम किया जाता है। मतलब ज़्यादातर आप देखें तो जब भी विचलन की बात की जा रही है, जब रिसर्च पेपर बनाते हैं, आप थीसिस लिखते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर मध्यमान विचलन से ज़्यादा यूज किसका होता है? मानक विचलन का यूज, SD स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज ज़्यादा होता है। तो इसलिए भी इसको थोड़ा सा कम वैल्यू दिया जाता है। बट अगर रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, रेंज और QD की बात करें, तो उससे इसका यूज ज़्यादा होता है। लेकिन अगर SD की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की बात करें, तो उसकी अपेक्षा इसका यूज कम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट फार्मूले से कैसे मध्यमान विचलन की गणना करें उसको देखेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।